अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद। ये जनरल साइंस जीएससी 101 की असाइनमेंट है। असाइनमेंट नंबर 1, सेमेस्टर स्प्रिंग 2024। टोटल इसके 20 मार्क्स हैं और इसकी ड्यू डेट है 15 मई। ऑब्जेक्टिव, इस असाइनमेंट का ऑब्जेक्टिव है द असाइनमेंट हैज बीन डिजाइन्ड टू एनहांस योर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट लॉज ऑफ फिजिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ। यानी फिजिक्स की कौन कौन सी चीजें हैं जो हम अपनी आम जिंदगी में देखते हैं, उसकी हमें कैसे समझ आएगी, उसको बताने के लिए ये असाइनमेंट बनाएंगे। अब इसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं असाइनमेंट की। Please read the following instructions carefully before solving and submitting assignment। यानी आप जब असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं, यानी 3 न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं, और जब आप असाइनमेंट बनाने के बाद इसको अपने एलएमएस पे पोस्ट कर देंगे, सबमिट करेंगे, तो उससे पहले पहले आपने ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी अच्छे से। To solve this assignment, you should have good command over first 16 lectures। यानी जनरल साइंस का जो ये लेक्चर्स हैं, पहले 16 लेक्चर्स के अंदर से ये असाइनमेंट ली गई है। फिर द असाइनमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड आफ्टर ड्यू डेट। यानी इसकी ड्यू डेट अगर 15 मई है तो उसके बाद में इस अगर आप सबमिट करेंगे वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। उससे पहले पहले आपने इसको सबमिट कराना है। 0 marks will be awarded to the assignment that does not open or file the script। यानी अगर फाइल उनके सिस्टम में ओपन नहीं होगी, वो आपने प्रॉपरली सबमिट नहीं कराई होगी, तो नंबर नहीं मिलेंगे। द फाइल असाइनमेंट फाइल मस्ट बी एन MS वर्ड डॉक फाइल फॉर्मेट। असाइनमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन एनी अदर फॉर्मेट। यानी आपको MS वर्ड में इन्होंने क्वेश्चन एयर दिया है, उसी के तरह आपने MS वर्ड की कोई फाइल लेनी है, जब आप उस मैंने तो इसी फाइल में चेंजिंग किया, चाहे आप इसी फाइल में चेंजिंग कर लें, चाहे आप एक नई वर्ड की फाइल बनाएं, लेकिन असाइनमेंट जो है आपने वर्ड में ही सबमिट करानी है। नेक्स्ट, यूज मैथ टाइप और इक्वेशन एडिटर एक्सेट्रा फॉर मैथमेटिकल सिंबल्स। मैंने तो क्योंकि असाइनमेंट जस्ट आप लोगों के लिए बनाई है, इसलिए मैंने इसके अंदर ही क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, दूसरा सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया। लेकिन आप लोगों ने मैथ टाइप सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर लेना है, अगर इंस्टॉल नहीं है। और जितनी भी इक्वेशंस है या मैथ टाइप से या इक्वेशन एडिटर जो है, उस सॉफ्टवेयर से आपने लिखनी है। 0 marks विल बी अवॉर्डेड टू द असाइनमेंट इफ कॉपीड। यानी 100% सेम नहीं होनी चाहिए कोई भी असाइनमेंट, प्लेजरिज्म चेक होगा। अगर 100% सेम हुई, चाहे वो किसी स्टूडेंट से लेके एग्जैक्टली कॉपी है, या हैंडआउट पे जैसे वैसे किया हुआ है, या अगर आपने इंटरनेट का कोई और सोर्स यूज किया है, तो आपके असाइनमेंट के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर आपने मेरी वीडियो से असाइनमेंट बनानी है तो थोड़ी बहुत आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप 100% सेम करेंगे तो आपके जैसे और भी कैंडिडेट्स हो सकते हैं जो 100% सेम लिखें इधर से देख के, तो आप लोगों का प्लेजरिज्म आ जाएगा, और जितने भी लोगों का प्लेजरिज्म होगा सबकी असाइनमेंट में मार्क्स 0 आएंगे। तो आप लोग जस्ट इधर से एक आइडिया लें और उसको अपनी वर्डिंग में करें। डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट टू सबमिट योर असाइनमेंट। यानी जितनी जल्दी हो सके आप अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करें और उसको सबमिट करें। गुड लक। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पे 3 दिए हुए हैं। हम आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें ये 5 नंबर का है। ये क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस m। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m है, यहाँ पे मैस भी गिवन 100 ग्राम, अटैच्ड विद अ लाइट स्ट्रिंग। हल्की बारीक सी तार के साथ उसको बांधा गया है, एंड सस्पेंडेड वर्टिकली, और ये वर्टिकल पोजीशन में सस्पेंड कर दी गई। द डायग्राम शोज गिवन बिलो शोज द पोजीशन ऑफ मास एट डिफरेंट टाइम t। डिफरेंट टाइम्स में, जैसे कि ये अगर आप इसको कंसिडर करें कि ये पेंडुलम है। पेंडुलम में होता है ना, हमने बॉब अटैच की होती है और ये लाइट स्ट्रिंग होती है, ये इसका वो स्पोर्ट है जिसके साथ ये लगा हुआ है, और हम उसको इधर तक या इस तरफ से इधर तक उठा के लाते हैं और छोड़ते हैं, और वो यूं स्विंग कर दी होती है।
तो ये देखें, ये इस पोजीशन को अगर हम गौर करें तो मेरे ख्याल से ये वो पोजीशन है जब आप मैक्सिमम इसको ऊपर लेके आए और आपने छोड़ा, और ये घूमते घूमते कोई एक एंगल आया है ये। तो इसने डिफरेंट पोजीशंस ए बी सी हमें दी हैं। अब वो क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द टेंशन एक्सपीरियंस इन ईच पोजीशन। इन तीनों पोजीशन में क्या टेंशन है, डोरी में जो टेंशन होती है वो क्या है। इन और फिर क्या है बी पार्ट में, इन विच पोजीशन डज द टेंशन इन द स्ट्रिंग रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू। और इन तीनों में से कौन सी पोजीशन पे टेंशन की जो वैल्यू है, फोर्स ऑफ टेंशन की, वो मैक्सिमम आएगी, ये हमने बताना है। तो अब हम आ जाते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। इन द केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, क्योंकि ये सिंपल पेंडुलम है, विच इज स्मॉल mass suspended by a string from a fixed point so that it can swing freely back and forth। ये मैंने आपको पहले भी कहा कि हम ये एक किस्म का हमारा सिंपल पेंडुलम ही है, और ये पोजीशन हुआ जिसको मैक्सिमम ऊपर लेके आए हैं, तो वही हम बात करें हैं। The tension in the string is greatest when bob is at equilibrium position। Equilibrium position उसकी ये है जबकि वो at rest है। Here the tension is simply the weight of the bob। यानी इसकी अंदर जो टेंशन है वो सिर्फ वो इक्वल होगी। अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स इसमें सेम होती है ना, नीचे वाली फोर्स वेट की फोर्स है, ऊपर वाली टेंशन फोर्स है, तो यहाँ पे जो टेंशन की वैल्यू है वो वेट ऑफ द बॉब है। As the bob swing away from equilibrium position, that is position A and C, the strings pulls upward with a greater force than the weight force। अब ऊपर की फोर्स ज्यादा है तभी तो वो ऊपर गई है। In order to restore the bob to its equilibrium position, this restoring force is called tension force। अब ये force जो है वो tension force है। Therefore, the tension in a string is greatest at equilibrium position and least at the extreme of its swings A and C। आगे, here's the more detailed explanation of forces acting on the bob at different position। B पे equilibrium position जो है, the only force acting on the bob is weight acting downward। The tension in the string exactly balances the weight of the bob, so it remains stationary। यानी वो अपनी जगह पे रुका हुआ है। एक्सट्रीम पॉइंट्स यहाँ पे वो स्टेशनरी नहीं होता, ऊपर जाएगा और वापस नीचे आएगा। Here two forces act on the bob, its weight acting downward and the tension in the string acting upward at an angle। The tension force is greater than weight of the bob, provided the necessary centripetal force to cause the bob to change direction and return to equilibrium। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो पहला क्वेश्चन है ये फिजिक्स रिलेटेड है, पोर्शन में से है। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये केमिस्ट्री के चैप्टर में से है। अमंग 1 mole of H2 यानी हाइड्रोजन, 1 mole of O2 यानी ऑक्सीजन, एंड 1 mole of F2 यानी फ्लोरीन, which substance possesses the greatest number of molecules। कौन से सब्सटेंस के अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो सबसे पहले आप रिकॉल करें एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो लॉ हमें क्या कहता है, उससे आपको पता चल जाएगा कि हमने पढ़ा था एवोगैड्रो लॉ हमें ये कहता है कि जितने भी मोल्स हों किसी भी, अगर हम कोई भी मटेरियल हो, चाहे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, कार्बन, कोई भी आप ले लें, तो उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ये एवोगैड्रो नंबर है। So, among 1 mole of hydrogen, 1 mole of oxygen, and 1 mole of fluorine, all have the same number of molecules because 1 mole of any substance contains Avogadro's number, approximately 6.022 into 10 raised by 23 of molecules. So, they all possess the same number of molecules। अब इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है। Considering 1 mole of H2, O2 and F2, which substance exhibits the highest mass। यानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से सबसे ज्यादा मैस किसका है। तो सबसे पहले हम इसके मैसेज देख लेंगे। जैसे हमें पता है हाइड्रोजन का 1.08 होता है, इसका 16 होता है, इसी तरह इसका हमारे पास होता है
38 वो 14 होता है, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना ना, क्योंकि हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में है, तो 2.016 ये 32 हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा। Considering 1 mole of H2O2 and F2, we need to calculate their molar masses to determine which substance exhibits the highest mass. मोलर मास इसका हाइड्रोजन का ये है 2.016 ग्राम पर मोल। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन है 32 ग्राम पर मोल, और इसी तरह मोलर मास ऑफ F2 यानी फ्लोरीन है 38 ग्राम पर मोल। सिंस फ्लोरीन का सबसे ज्यादा मोलर मास है, तो उसका मास जो है हाईएस्ट ही होगा इन तीनों में। इन तीनों की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये तीन क्वांटिटी तीन एलिमेंट्स दिए हैं। सिंस F2 हैज द हाईएस्ट मोलर मास among three substances, 1 mole of F2 exhibits the highest mass. अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये अगेन ऑप्टिक्स रिलेटेड है, ये फिजिक्स का चैप्टर है, जो लाइट वाले चैप्टर्स किए दिए गए हैं आपकी बुक में। उसमें से इन्होंने ये दिया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। अच्छा, इधर इन्होंने बेशक बता दी है कि ये कनकेव मिरर है, तो आपको वैसे भी इमेज से पता चल जाएगा, क्योंकि कन्वेक्स मिरर होता है यूं। अगर कन्वेक्स मिरर होता ना, तो इसकी ये वाली साइड के ऊपर इमेज इस तरफ होती, जब भी यहाँ पे इसकी ये वाली साइड, तो ये कनकेव मिरर है। फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। हमने इसकी तीन चीजें बतानी है। पोजीशन क्या है इमेज की, ये देखें आप यहाँ पे, क्यू लिख के क्वेश्चन मार्क भी लिखा हुआ है, ऊपर भी लिखा हुआ है, इधर भी इसी तरह। इधर साइज ऑफ इमेज का है, तो इधर साइज ऑफ इमेज आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंड द नेचर ऑफ इमेज हमने बतानी है। अब हम आ जाते हैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमने देख लेना है कि हमें गिवन क्या क्या चीजें हैं। हमें गिवन है फोकल लेंथ इसकी 12 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो उसने 20 सेंटीमीटर दिया है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें वैसे नहीं चाहिए, उसने हमें वो भी दी हुई है 2 सेंटीमीटर, तो हम लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने जो निकालना है, टू फाइंड इमेज डिस्टेंस क्यू, साइज ऑफ इमेज ए से लिख लें, चाहे आप ये आई लिख दें, क्योंकि यहाँ पे आई लिखा हुआ है। हमें पता है मिरर्स फॉर्मूला क्या होता है, 1/, फोकल लेंथ इज इक्वल 1/, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1/, इमेज डिस्टेंस। ये हम इसमें से अगर हमने 1/, क्यू लेना है, तो यहाँ 1/, पी प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमारे पास ये इसका आंसर 1/30 आया। ये दोनों का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी 30 सेंटीमीटर, यानी इमेज डिस्टेंस हमारे पास 30 सेंटीमीटर है। अब हमने इसमें से निकालना है साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज का फार्मूला हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एक चीज हमें पहले ही गिवन थी, एक हमने फाइंड कर ली है। हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। इमेज डिस्टेंस हमारे पास क्यू आ गया 30 सेंटीमीटर, साइज ऑफ इमेज आ गया 1.5। अब आ जाए तीसरी चीज की तरफ। वो हमसे पूछ रहा है नेचर ऑफ इमेज क्या है। नेचर ऑफ इमेज इधर आप देखें, ये इन्वर्टेड इमेज है। जब यानी इन्वर्टेड मीन, इसकी डायरेक्शन देखें और इसकी डायरेक्शन देखें, ये अपवर्ड डायरेक्शन में थी और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम यहाँ ये कहेंगे कि इमेज जो है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इन्वर्टेड है। और हमें पता है कि जो इन्वर्टेड इमेज होती है वो रियल इमेज होती है, तो हम कहेंगे कि जो इमेज हमारे पास बनी है वो रियल इमेज है। अगर आपको असाइनमेंट में कोई चीज समझ में ना आई हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज।